नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, महाराष्ट्र सरकार वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को राज्य का सालाना बजट 2023 से 24 विधानसभा में पेश किया। उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को गिराने के 8 महीने के बाद सिंधे बीजेपी सरकार का यह पहला बजट है। इस बजट में सरकार ने कई बड़े ऐलान किए। बजट में किसान, महिला, आदिवासी और ओबीसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोजगार सृजन और पर्यावरण विकास का खास ध्यान रखा गया। महाराष्ट्र में गोवंश आयोग स्थापित किया जाएगा, जिसे महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग के नाम से जाना जाएगा। राज्य में देसी गोवंश के संरक्षण, पालन, सुरक्षा के लिए आयोग की स्थापना की जाएगी। इसके लिए विशेष प्रावधान 50% छूट महिलाओं को टिकट बसों में दिया जाएगा। पुणे में शिवाजी महाराज को समर्पित 50 लाख रुपए विशेष थीम पार्क में बनाया जाएगा। प्याज किसानों को राज्य सरकार से मदद दी जाएगी और केंद्र सरकार की योजना की तर्ज पर किसानों को हर साल 6,000 रुपये मिलेंगे। किसानों के कॉर्पोरेशन कर्ज की EMI का भुगतान राज्य सरकार करेगी और इसी के साथ प्रधानमंत्री कॉर्पोरेशन बीमा योजना के लिए किसानों को सिर्फ 1 रुपये का भुगतान करने की जरूरत है। देखो अपना देश के तहत इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन बेंगलुरु, ओटी, कुर्ग और मैसूर के लिए विशेष हवाई पैकेज लेकर आया है। इस पैकेज का नाम टूर ऑफ साउथ वेस्टर्न वैली है। ये 5 रात और 6 दिन की यात्रा। ये सफर भुवनेश्वर एयरपोर्ट से शुरू होगा। इस टूर की शुरुआत 4 अप्रैल से होगी, जो 9 अप्रैल को खत्म होगी। पहले दिन भुवनेश्वर एयरपोर्ट से बेंगलुरु एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। वहां पहुंचकर ऊटी के लिए रवाना होंगे। ऊटी पहुंचकर होटल में चेक इन करेंगे और शाम को खुद आसपास की जगह घूम सकेंगे। इसके बाद रात में खाना और होटल में स्टे करेंगे। सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम एक ऐसा मुद्दा जो चुनाव के दौरान हर बार जोर पकड़ लेता है। अब इस मुद्दे ने बीजेपी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। कर्नाटक में अगले कुछ महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले और ऐसे में बीजेपी सरकार ने OPS की स्टडी करने के लिए एक कमेटी का गठन किया। ये कमेटी इस महीने की 23 तारीख को राजस्थान का दौरा करने वाली है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ये कमेटी बनाएगी। आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कर्मचारियों की मांग पर कर्नाटक सरकार ने कमेटी का गठन किया है। इस साल होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एंट्री से कांग्रेस को झटका लग सकता है। MIM उत्तर कर्नाटक की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में। इससे कांग्रेस को डर है कि दलित और मुस्लिम वोट बढ़ जाएंगे। MIM ने बेलगावी उत्तर सीट, हुबली, धारवाड़ पूर्व और विजयपुरा जिले के बागेवाड़ी सीट से उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए। पार्टी चुनाव में 20 और सीटों पर कैंडिडेट उतारने की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार को मंत्री पद की शपथ ली थी। आतिशी को शिक्षा, PWD, बिजली का पर्यटन विभाग मिला। वहीं सौरभ भारद्वाज को स्वास्थ्य, शहरी विकास, जल और उद्योग विभाग मिला है। इससे पहले दिल्ली LG हाउस में सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने मंत्री पद की शपथ ली। सौरभ भारद्वाज ने पहले शपथ ग्रहण किया, फिर आतिशी ने शपथ ली। सौरभ भारद्वाज 2013 से आप के विधायक और इस समय दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी। वहीं आतिशी शिक्षा में मनीष सिसोदिया की सलाहकार थी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बड़ा ही अटपटा बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कर्नाटक में कहा कि कांग्रेस ने अपने शासन में कम बिजली दी है। बिजली ठीक से ना दे पाने के कारण कांग्रेस के शासनकाल में जनसंख्या बढ़ी। इससे पहले उन्होंने मंगलवार को कहा था कि लंबे समय से सत्ता से बाहर रहने के कारण कांग्रेस अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया गया। जब वो संसद में बोल रहे थे तो बिना किसी तथ्य के आरोप भी लगा रहे थे। गर्मी के मौसम के आने से पहले ही तापमान में बढ़ोतरी के चलते आने वाले महीनों में बिजली कटौती की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में लोगों को राहत दिलाने और बिजली कटौती को रोकने के लिए ऊर्जा मंत्रालय हरकत में आ गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह बिजली कंपनियों से हर हाल में ये सुनिश्चित करने को कहा है कि गर्मियों के मौसम में बिजली कटौती का लोगों को सामना न करना पड़े। उन्होंने सभी स्टेक होल्डरों को बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की अपनी इस यात्रा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल व आला अधिकारियों के साथ बैठक कर गुजरात के विकास की परियोजनाओं का जायजा लिया। राज्य में 1 दर्जन से अधिक बोर्ड निगम के अध्यक्ष व अन्य पदों पर नियुक्ति को लेकर भी चर्चा की अटकलें है। धौलेरा सर के विकास की गतिविधियों की प्रधानमंत्री ने खास जानकारी ली। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात की 2 दिवसीय यात्रा पर बुधवार देर रात्रि अहमदाबाद पहुंचे। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौना मीना ने बृहस्पतिवार को कहा कि संविधान के अनुच्छेद 366 खंड 26 के प्रावधान के तहत दी गई 6वीं अनुसूची के क्षेत्रों में रहने वाली राज्य की स्थानीय जनजातीय आबादी को आयकर अधिनियम 1961 से छूट दी गई है। विधानसभा में कांग्रेस सदस्य नवाब टूकी द्वारा राज्य के कुछ आदिवासियों को आयकर विभाग से नोटिस मिलने के संबंध में उठाए गए सवाल पर मीन ने कहा है कि आदिवासी समुदाय को आयकर विभाग से आयकर अधिनियम 1961 के अनुच्छेद 197 के तहत कर छूट प्रमाण पत्र करने की जरूरत है।
1 अप्रैल से राज्य के सरकारी विभाग, निगम, निकाय, परिवहन निगम विभाग, स्वायत्त संस्थाओं के 5500 वाहन कबाड़ बन जाएंगे। इन वाहनों की आरसी का नवीनीकरण नहीं होगा। दरअसल अप्रैल से केंद्र और राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले सभी वाहन, जिनमें परिवहन निगम और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के स्वामित्व वाली बसें शामिल है, जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं, उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। ड्रोन मैन्युफैक्चरर गरुड़ एरोस्पेस ने फ्लिपकार्ट बैक्ड एग्री कॉमर्स स्टार्टअप निंजाकार्ट के साथ पार्टनरशिप की है। इसके जरिए भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक इनोवेशन लाने का प्लान है। इस स्ट्रेटजी टाइटअप के जरिए दोनों कंपनियां किसानों को शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शन प्रोवाइड करेगी, ताकि वो लेटेस्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सस्ती कीमत पर कर पाए। कृषि विभाग में भूमि ड्रोन का इस्तेमाल न केवल किसानों के लिए फसल की पैदावार में सुधार करने में मदद कर सकता है, बल्कि लागत को भी कम कर सकता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अदालती मामलों के तत्काल निपटारे के लिए 1 साल से ज्यादा समय में जेलों में कैदियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करने की तैयारी की है। इस संबंध में एक प्रस्ताव कारागार प्रशासन सुधार विभाग की ओर से लखनऊ में मुंबई मुख्य सचिव के सामने प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। सतीश कौशिक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि बॉलीवुड एक्टर डायरेक्टर की मौत कार्डियक अटैक के कारण हुई। सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार शरीर पर चोट के कई निशान नहीं मिले हैं। सूत्रों ने कहा कि सतीश कौशिक की मौत के कारण कार्डियक अरेस्ट है। शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं मिले। उनके शरीर में अल्कोहल की मात्रा भी नहीं पाई गई। ब्लड और विसरा सैंपल संरक्षित किए गए और पांचों के लिए जाँच के लिए भेजा गया है। दिल्ली पुलिस यह पता लगाने के लिए भी नियमित जाँच पड़ताल में जुटी है कि सतीश कौशिक की मौत रहस्यमय परिस्थिति में या अप्राकृतिक कारणों से हुई थी। केरल के कोच्चि शहर में कचरा प्लांट में भड़की आग 7 दिन बाद भी अपना असर दिखा रही है। यहाँ ब्रह्मपुरम इलाके में 2 मार्च को आग लगी थी और जलते हुए कचरे से निकल रहा धुआं जहरीला हो गया, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही। धुएं की वजह से आंखों में जलन हो रही। एक स्थानीय ने बताया कि यह कभी धान का खेत था। आग से हालात काबू में है, लेकिन कोच्चि और आसपास के इलाकों का आसमान धुएं से ढका हुआ है। धुएं की जलन और तेज गंध से निपटना मुश्किल हो रहा है। जहरीले धुएं से बचने के लिए मास्क का सहारा ले रहे हैं। पंजाब में जालंधर पुलिस ने रोहतक की सुनारिया जेल में बंद गुरमीत राम रहीम पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला दर्ज किया। पुलिस ने यह एक्शन यूट्यूब पर प्रसारित एक प्रवचन को लेकर लिया है। इस बारे में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार गुरमीत राम रहीम यह मामला श्री गुरु रविदास टाइगर्स फोर्स पंजाब के अध्यक्ष जस्सी तलहन की शिकायत पर दर्ज किया गया। इसके बारे में जालंधर देहात पुलिस के एसपी सरबजीत सिंह बाहिया ने बताया कि जस्सी तलहन की शिकायत पर थाना पतारा में केस दर्ज हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर सीरीज का चौथा और आखिरी टेस्ट अहमदाबाद में खेला जा रहा है। इस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। कंगारू टीम के लिए ओपनिंग करने आए उस्मान ख्वाजा और ट्रेविस हेड ने अच्छी शुरुआत दिलाई, लेकिन इस मैच में रविंद्र जडेजा एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ को अपना शिकार बनाया। जडेजा ने स्टीव स्मिथ को 38 रनों के स्कोर बोल्ड किया। इस विकेट के साथ रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में एक और बड़े रिकॉर्ड को अपने नाम किया। बिहार में शराबबंदी लागू किए करीब 7 साल हो गए, लेकिन कोई साल ऐसा नहीं रहा जिसमें जहरीली शराब ने कहर ना बरपाया हो। कुछ दिन पहले की बात करें तो छपरा में जहरीली शराब ने जो जानलेवा कहर ढाया था, उसे भुला पाना बेहद मुश्किल है। उसके बाद सिवान गोपालगंज भी जहरीली शराब के कहर से नहीं बच पाया। साल 2016 में नीतीश कुमार ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी का ऐलान किया था। उसी साल यानी कि 2016 में सरकारी आंकड़ों की माने तो 13 लोगों की जहरीली शराब से जान चली गई। सरकारी आंकड़े में सबसे ज्यादा साल 2021 में जहरीली शराब से 90 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी कानून की सफलता का जायजा लेने छत्तीसगढ़ से विधायक और अधिकारियों की टीम पटना पहुंची है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के एक दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया। जी हां, आपको बता दें कि गिरफ्तार दिल्ली आबकारी नीति मामले में पिछले माह सीबीआई ने 8 घंटों की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। सीबीआई ने दिल्ली में आबकारी नीति घोटाले के मामले में सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया। इस समय वह न्यायिक हिरासत में है। 10 मार्च को सिसोदिया की जमानत को लेकर कोर्ट में सुनवाई होनी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया की ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मनीष सिसोदिया को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया। सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला तो ईडी को गिरफ्तार करना पड़ा। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत ने गुरुवार को पहले विदेशी प्रधानमंत्री की यात्रा का गवाह बना। भारत की यात्रा पर आए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज को आज एक विमान वाहन पोतक पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अल्बनीज ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर मैं हाल ही में कमीशन किए गए भारत में डिजाइन और निर्मित आईएनएस विक्रांत पर आकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ।
रूस और यूक्रेन के बीच एक साल से ज्यादा समय से जंग चल रही। गुरुवार को रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव सहित 10 शहरों पर करीब 15 मिसाइलें दागी है। इस हमले में कम से कम 6 नागरिकों की मौत हो गई। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अपने रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में रिहायशी इमारतों और पावर प्लांट को मिसाइल से टारगेट किया। इसके चलते जायपेरिया न्यूक्लियर पावर प्लांट से पावर सप्लाई बंद हो गई। ऐसे में कीव के 15% इलाके में ब्लैकआउट हो गया है। कई दूसरे शहरों में भी बिजली की सप्लाई नहीं हो पा रही। हमले के बाद प्रभावित एरिया के लोगों से शेल्टर होम में जाने की अपील की गई है। कांग्रेस ने देश में बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ गुरुवार को यहां जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। हैदराबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समीर वलीउल्लाह के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने खाली एलपीजी सिलेंडरों के आग के हवाले करते हुए जुलूस निकाला। महिला कांग्रेस चार मीनार प्रभारी एडवोकेट मुजीबुल्लाह शरीफ, पुराना पुल डिवीजन प्रभारी असलम शरीफ और सुल्ताना सहित अन्य नेता बेलगाम महंगाई के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए में जल्द इजाफा हो सकता है। लंबे समय से इसे बढ़ाए जाने की मांग हो रही थी। अब माना जा रहा है कि इसे बढ़ाने का ऐलान जल्द ही किया जा सकता है। दरअसल कहा जा रहा है कि कैबिनेट ने इस मुद्दे पर फैसला ले लिया है। अब इसकी घोषणा होना बाकी रह गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पीएम मोदी इसकी घोषणा 15 मार्च को कर सकते हैं। दरअसल सरकार साल में 2 बार केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता यानी डीए में बढ़ोतरी कर सकती है। जी हां, आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1 मार्च को कैबिनेट की ओर से इन कर्मचारियों के डीए बढ़ाए जाने का फैसला लिया जा चुका है। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।